चलो शुरू करते हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है मध्य प्रदेश वार्षिक वित्तीय विवरण। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं है। बजट के लिए जिस शब्द का उपयोग किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। और प्रत्येक राज्य सरकार अनुच्छेद 202 के तहत अपना अपना वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल में पेश करती है। सामान्यतः राज्य के बजट को राज्यपाल के माध्यम से पेश किया जाता है। संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि वित्त मंत्री पेश करेगा, लेकिन अधिकांश मामलों में वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। तो सबसे पहले कि जो मध्य प्रदेश का 2021-22 का बजट है उसकी तीन प्रमुख विशेषताएं रही। पहली विशेषता रही कि ये जनता का बजट माना जाता है। जनता के बजट का मतलब है कि पहली बार बजट में जनता के सुझावों को शामिल किया गया। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश के 2021-22 की पहली विशेषता है कि इसे जनता का बजट कहा जाता है, क्योंकि जनता के सुझावों को इस बजट में शामिल किया गया। दूसरी विशेषता रही डिजिटल बजट। डिजिटल बजट का मतलब कि पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ, डिजिटली रूप से पेश किया गया। पेपरलेस बजट भी इसे कहा जाता है, ऐप पर उपलब्धता। और तीसरी सबसे प्रमुख विशेषता रही कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट, यानी जो मध्य प्रदेश का 2021-22 का बजट रहा उसके अंदर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना दी गई। इसलिए मध्य प्रदेश के 2021-22 के बजट को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट के नाम से भी संबोधित किया गया। तो ये तीन विशेषताएं मध्य प्रदेश के बजट की रही। जनता का बजट रहा, डिजिटल बजट रहा और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट। इससे सवाल आ सकता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट क्या है, या फिर इसके आधारभूत स्तंभ क्या है, जो आपने अलग अलग जगह से हर जगह पढ़े होंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट को 4 स्तंभों में विभाजित किया गया है। पहला है भौतिक अधोसंरचना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़क, रेलवे, विद्युत, सिंचाई, इन चीजों पर बल दिया गया। दूसरा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, एजुकेशन एंड हेल्थ। तीसरा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। और चौथा गुड गवर्नेंस, यानी सुशासन। ये वाला सवाल आपको परीक्षा में मिल सकता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट के आधारभूत स्तंभ 4 हैं: भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और चौथा रहा सुशासन। और इसके अंदर भी विशेषता क्या रही कि जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, जो इसके 4 आधारभूत स्तंभ हैं, इसे मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। इसका मतलब कि जैसे भौतिक अधोसंरचना है पहला स्तंभ, उसके अंदर उन्होंने 4 मिशन निर्धारित किए हैं: मिशन ग्रामोदय, मिशन नगरोदय और मिशन निर्माण। यानी भौतिक अधोसंरचना जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पहला स्तंभ माना गया है, उसमें 3 मिशन निर्धारित किए गए: मिशन ग्रामोदय, मिशन नगरोदय और मिशन निर्माण। दूसरा स्तंभ है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। इसमें भी 3 मिशन निर्धारित किए गए हैं: मिशन बोधि, मिशन निरामय और मिशन पोषण। तीसरा स्तंभ रहा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। इसमें भी 3 मिशन निर्धारित किए गए: मिशन अर्थ, मिशन दक्ष और मिशन स्वावलंबन। और चौथा रहा सुशासन, और सुशासन में मिशन मोड रहा मिशन जनगण। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश के बजट को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट कहा गया, जिसमें 4 आधारभूत स्तंभ रहे: भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन। और ये चारों के चारों जो स्तंभ हैं, इन्हें मिशन मोड के तहत संचालित किया जा रहा है। अर्थात कि मिशन ग्रामोदय ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में रहा, नगरोदय नगर के संदर्भ में,
मिशन निर्माण, जहां पर सड़क, रेलवे, इन चीजों के निर्माण पर बल दिया गया। इसी प्रकार शिक्षण, स्वास्थ्य है। तो ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट की संकल्पना दी गई है, जिसके 4 आधारभूत स्तंभ हैं और प्रत्येक स्तंभ में कुछ मिशन निर्धारित किए गए, अर्थात मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। और इसके अंदर किस स्तंभ में कौन कौन से मिशन है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसकी पीपीटी में आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, आप लिखिएगा मत कुछ भी। इसके अलावा इस बजट के अंदर कुछ कार्यक्रम भी चलाए गए। कार्यक्रम के बारे में केवल इतना जानना है कि कौन सा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। जैसे पहला कार्यक्रम चलाया गया है एकत्व कार्यक्रम। इसके अंदर एकल नागरिकता डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, अर्थात जैसे मान लीजिए कि आपको मध्य प्रदेश सरकार से कोई भी सुविधा या कोई भी सेवा लेनी है, तो हमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में ये कहा है कि हम एकत्व कार्यक्रम तैयार शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर सभी नागरिकों का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि नागरिकों को सेवाएं लेने के लिए बार बार एक जैसे डॉक्यूमेंट बार बार सबमिट ना करने पड़े। तो सारे डॉक्यूमेंट के नाम से प्रत्येक नागरिक का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके सर्वर में सेव हो जाएंगे, ताकि आपको जब भी कोई सुविधा लेनी है तो आपको डॉक्यूमेंट बार बार जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, परिचय कार्यक्रम। परिचय कार्यक्रम का मतलब समस्त नागरिक सेवाओं को एकत्रित कर एक ही पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी क्या होता है कि अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग पोर्टल रहते हैं, लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि जितनी भी नागरिक सेवाएं हैं, सिटीजन सर्विसेज हैं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत एक परिचय कार्यक्रम से तैयार किया जा रहा है, जहां पर सभी सिटीजन सर्विसेज को एक पोर्टल में उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे एमपी ऑनलाइन पोर्टल है, उसी प्रकार से एक अन्य पोर्टल विकसित करने पर प्रावधान किया गया। तीसरा, सम्मान अभियान। सम्मान अभियान के तहत एक जिला एक थाना, महिला थाने की संकल्पना रखी गई है, जिसमें सामाजिक जन चेतना के माध्यम से महिला अपराधों पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। यानी सम्मान अभियान महिलाओं से संबंधित है। इसमें समाज में लोगों के मध्य जागरूकता के माध्यम से महिला के खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। एग्जाम में इस तरीके का सवाल आ सकता है कि सम्मान अभियान का क्या उद्देश्य है। चारों आपको एक जैसे लगेंगे, बस आपने अगर पढ़ा होगा तो उनमें से चुनना आसान होगा। तो सामाजिक जागरूकता या सामाजिक जन चेतना के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए। एक अन्य अभियान है मुस्कान अभियान, जिसमें जो बच्चे लापता हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उन्हें उनके घर में वापस लाने के लिए मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है। तो सम्मान अभियान, मुस्कान अभियान। सम्मान अभियान का संबंध महिलाओं के खिलाफ अपराधों से अंकुश लगाना है सामाजिक जनचेतना के माध्यम से, और मुस्कान अभियान का उद्देश्य लापता बच्चों को घर में वापस लाने के लिए। एक अन्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है वसुधा कार्यक्रम, कि जितने भी प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जितने भी किसान हैं और जितने भी उन किसानों के से परिवार से जुड़े अन्य खाता धारक हैं जिनका बैंक में अकाउंट है, उनके संबंध में एक कुशल भू अभिलेख प्रबंधन, यानी वसुधा कार्यक्रम का संबंध किससे है? जो किसान है, किसान के जो परिवार है, उनका जितने भी बैंक अकाउंट है और जो उनके खेत वेत हैं, भू अभिलेख है, उन सब का एक साथ मैनेजमेंट करने के लिए लाया गया है वसुधा कार्यक्रम। देखिए, सामान्यतः बजट बहुत बड़ा होता है, लेकिन 2 डॉक्यूमेंट मैंने आपको ग्रुप में सेंड किए हैं। एक वित्त मंत्री का जो भाषण होता है और एक जो डाटा होता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आपके जो सवाल हैं, अगर आप 2019 का प्री का पेपर देखिए, 2018 का देखिए, आपको सारे सवाल जो बजट भाषण होता है या जो बजट का जो डाटा होता है उसी से मिलेंगे। आपको पूरा का पूरा बजट पढ़ने की आवश्यकता होती ही नहीं। और ये सारे कार्यक्रम, जो 5 कार्यक्रम हैं,
ये बजट भाषण में दिए गए एकत्व कार्यक्रम, परिचय कार्यक्रम, सम्मान अभियान, मुस्कान अभियान और वसुधा कार्यक्रम। वसुधा कार्यक्रम किसानों के भू अभिलेख प्रबंधन से जुड़ा हुआ। इसके अलावा बजट के अंदर एक अटल प्रोग्रेस वे यानी सड़क और सड़क निर्माण से संबंधित है, जहां पर अटल प्रोग्रेस वे बनाया जा रहा है ताकि जितना भी जो चंबल का रीजन है उसका विकास किया जा सके। एग्जाम में इस बात को याद रखना है कि अटल प्रोग्रेस वे का संबंध किससे है? चंबल रीजन के विकास से संबंधित है। एक नर्मदा एक्सप्रेस वे की बात की गई है बजट में, जिसके अंदर मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र इन दोनों को जोड़ने की अवधारणा सामने आई है। तो नर्मदा एक्सप्रेस वे का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस वे की अवधारणा सामने आई है। इसके अलावा बजट के अंदर इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान में जो विद्युत उपलब्ध क्षमता है, जो वर्तमान में रखी गई है, जो अभी तक अचीव की गई है, वो है 21,361 मेगावाट। इस प्रकार का सवाल एक बार व्यापम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की वर्तमान विद्युत उपलब्ध क्षमता कितनी है, तो 21,361 मेगावाट मध्य प्रदेश की वर्तमान विद्युत उपलब्ध क्षमता है। और अभी दिसंबर 2020 में 15,000 मेगावाट के आसपास उन्होंने जनता की मांग की पूर्ति की है, जो कि मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है। इसके अलावा बजट में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक है रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना। जो लोग रीवा से हैं वो शायद जानते भी होंगे कि दुनिया में विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक है, और मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी सौर परियोजना है ये रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना। इसके अलावा खंडवा जिले में ओंकारेश्वर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है और वो वर्तमान में कार्य करने लगा है, जिसकी उपलब्ध क्षमता है 600 मेगावाट। और ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, तैरता हुआ पावर प्लांट है, ओंकारेश्वर के अंदर बनाया गया है 600 मेगावाट का। इसके अलावा बजट में इस बात का उल्लेख भी किया गया कि पूरे मध्य प्रदेश में 51 ऐसी जातियां हैं जिन्हें विमुक्त, घुमक्कड़ या अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के रूप में घोषित किया गया है। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितनी जातियों को विमुक्त, घुमक्कड़ या अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के रूप में घोषित किया गया। तो 51 ऐसी जातियां हैं जिन्हें इस तरीके से घोषित किया गया। देखो, मैंने पूरे बजट के अंदर जो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी उसको कलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर के सवालों को ध्यान में रखते हुए कि कौन से आपसे एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। डिटेल में आप जितना चाहे पढ़ लें, सवाल आपके लगभग इन्हीं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से रहेंगे। इसके अलावा बजट में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि 2022 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने हैं उसको मध्य प्रदेश को उसकी मेजबानी दी गई है। हालांकि वहां लिखा कि सैद्धांतिक सहमति बन गई है। सैद्धांतिक सहमति की आवश्यकता होती है, तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने प्रस्तावित है। इसी क्रम में भोपाल में शूटिंग व रोइंग और ग्वालियर में हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। अर्थात भोपाल के अंदर जो शूटिंग और रोइंग के लिए जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने हैं उसमें जो शूटिंग और रोइंग के जो प्रतियोगिताएं होंगी वो भोपाल में होंगी, और जो हॉकी की प्रतियोगिता होगी वो ग्वालियर में होगी। इसका मतलब है कि उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा का मतलब कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो मध्य प्रदेश में 2022 में होंगे उसमें शूटिंग व रोइंग प्रतियोगिता भोपाल में होने वाली है और हॉकी की प्रतियोगिता ग्वालियर में होने वाली है। इसके अलावा बजट में पोषण मटका कार्यक्रम को उल्लेखित किया गया है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश में जो कुपोषण की समस्या है उसे सामुदायिक सहभागिता से दूर करने पर बल दिया जा रहा है। पोषण अभियान की संकल्पना भी है, पोषण आंगनवाड़ी केंद्रों की संकल्पना भी है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है पोषण मटका।
इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो समाज में समृद्ध लोग हैं उनसे खाद्यान्न लिया जाता है और उसके बाद जो कुपोषित लोग हैं उन्हें दिया जाता है। तो इस कार्यक्रम को कहा गया पोषण मटका कार्यक्रम, कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से सामुदायिक सहभागिता, अर्थात समुदाय के वे लोग जो समृद्ध हैं, जो कि अनाज खाद्यान्न ये चीजें दे सकते हैं, उसके माध्यम से एक मटका भरने की बात की गई है ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति आई है उसके अंदर यह कहा गया कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत उद्योगों का योगदान जीडीपी में 25% किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि उपयोगिता इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि हमारे यहाँ 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसमें पहले में कृषि और खनन वगैरह ये सब आ जाता है, फिर उद्योग आता है, फिर सेवा क्षेत्र आता है। तो इसके माध्यम से कहा गया है कि जो जीडीपी में इंडस्ट्री सेक्टर का योगदान 25% किया जाना लक्षित है। साथ में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि जो उद्योग होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में रखा जाता है। छोटे उद्योगों को सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। 5 करोड़ रुपए जिसका सालाना टर्नओवर है उसे सूक्ष्म उद्योग कहा गया है, जिसका 50 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर है उसे लघु उद्योग, और जिसका 250 करोड़ से अधिक टर्नओवर है सालाना उसे मध्यम उद्योगों की श्रेणी में रखा गया। और इनको काफी ज्यादा बैंक से रियायतें भी मिलती हैं। तो एग्जाम में अगर सवाल आता है कि सूक्ष्म उद्योग तो 5 करोड़ रुपए तक कैटेगरी के, लघु उद्योग 50 करोड़ और मध्यम उद्योग 250 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा बजट में या फिर वित्त मंत्री के भाषण में इस बात का उल्लेख किया गया कि जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग, सिटी स्मार्ट रैंकिंग में भोपाल को पहला स्थान मिला। अभी तो हालांकि इंदौर और सूरत को मिल गया है, लेकिन बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भोपाल, ये 2020 की संकल्पना है जिसके अंदर सिटी स्मार्ट रैंकिंग में भोपाल पहले स्थान पर रहा, इंदौर नहीं, भोपाल। और वहीं मध्य प्रदेश को जो स्थान मिला वो दूसरा मिला। पहले स्थान पर उस समय उत्तर प्रदेश रहा था और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर। भोपाल स्मार्ट सिटी में प्रथम रहा और मध्य प्रदेश रहा दूसरे स्थान पर। ऐसा बजट भाषण में स्पष्ट उल्लेख किया गया। इसके अलावा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है 2019, क्योंकि 2020-21 की नई उल्लेखित की गई है, तो मध्य प्रदेश का चौथा रैंक रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसके अंदर इस बात की भी संकल्पना पेश की गई है वित्त मंत्री के द्वारा कि मध्य प्रदेश में अगर किसी को भी अपना बिजनेस स्थापित करना है, व्यवसाय स्थापित करना है, तो 30 दिन लगते हैं। 30 दिन से ज्यादा नहीं लगते, 30 दिन में सारी की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये ज्यादा से ज्यादा इसलिए होता है ताकि जितना भी विदेशी निवेश है, एफडीआई है, वो मध्य प्रदेश में आकर्षित हो सके। इसलिए एक इंडेक्स जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अर्थात किसी राज्य में व्यापार करना कितना आसान है, तो उसमें मध्य प्रदेश का स्थान रहा चौथा। इसके अलावा पन्ना में एक डायमंड म्यूजियम की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि पन्ना में ही सबसे ज्यादा डायमंड का उत्पादन होता है। तो सीधी सी बात है कि वहीं पर एक डायमंड म्यूजियम की स्थापना की बात कही गई है। ओरछा और ग्वालियर के बारे में आपने पढ़ ही लिया होगा कि इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज के सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो ओरछा और ग्वालियर, इसका उल्लेख भी उन्होंने बजट भाषण में किया। इसके अलावा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जटाशंकर है, वहां पर एक रोप वे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोप वे निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा मृगनयनी, जितने भी हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं उसे मृगनयनी का नाम दिया जाता है, जिन्हें अब वो लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यहां पर उनके साथ एक एग्रीमेंट एमओयू साइन करने पर बल दे रहे हैं। हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रांड मृगनयनी के नाम से जाने जाते हैं। और जितने भी खादी एवं ग्राम उद्योग के ब्रांड होते हैं उन्हें कबीरा और विंध्यावली नाम से जाना जाता है। तो ये स्पष्ट उल्लेख किया गया। तो याद रखिएगा कि मृगनयनी उत्पादों का संबंध किससे है? हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों से।
और कबीरा और बिंदावली उत्पादों का संबंध किससे है? खादी एवं ग्राम उद्योगों के उत्पादों से। इसके अलावा बजट में इस बात का उल्लेख किया गया कि कोविड के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना का उल्लेख किया गया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसे संक्षिप्त में कहा जाता है पीएम स्वनिधि योजना। ये केंद्र सरकार की थी, जिसके माध्यम से जो स्ट्रीट वेंडर हैं अगर उन्हें 10,000 तक का लोन लेना है तो 7% के इंटरेस्ट पर मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार उसका भुगतान करेगी। बाकी अगर मान लीजिए कि 10,000 से ज्यादा का आप लोन ले रहे हैं, मान लीजिए कि उसका इंटरेस्ट रेट 9% है, तो 7% केंद्र सरकार देगी, 2% वो व्यक्ति देगा जो कि उस लोन को ले रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश ने एक योजना शुरू की, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना, जिसमें मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जो भी ग्रामीण लोग के जितने भी रेहड़ी वाले लोग हैं, ठेले लगाते हैं, इन सबको जो भी लोन लेना है वो उसका पूरा का पूरा ब्याज का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने 7% देने की बात कही है भुगतान की, कि वो 7% भुगतान केंद्र सरकार करेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक फंड बनाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उसी योजना के अनुसार एक नई योजना बनाई, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं ग्रामीण स्तर पर, वो जितना भी 10,000 का लोन लेते हैं उसकी सारी की सारा ब्याज भुगतान मध्य प्रदेश सरकार करेगी, अर्थात ठेले वालों को कोई भी ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें हैं फैक्चुअल बहुत ज्यादा है, ये रटनी है, मतलब ये सवाल आपको मिलेगा, विशेष रूप से जो कलर के अंदर रेखांकित होगी वो तो जरूर रट लेना। बजट के अंदर जल जीवन मिशन, चाहे वो नगरीय हो चाहे वो ग्रामीण हो, दोनों को मिलाकर 5,962 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यहां पर दो इसलिए लिखी गई है 5,962 और 5,762, क्योंकि मध्य प्रदेश के ही बजट में अलग अलग लिखा हुआ है, तो याद करना हो तो 5,962 कीजिएगा कि जल जीवन मिशन हेतु 2021-22 के बजट में कितना प्रावधान किया गया है? 5,962 का प्रावधान, करोड़ का प्रावधान किया। ये पूछा जा सकता है। सीएम राइज योजना, सीएम राइज योजना, इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे स्कूलों को विकसित किया जा रहा है, ऐसे स्कूल जहां पर सारी सुविधाएं होंगी। जैसे दिल्ली के अंदर आपने देखा, वहां पर स्कूलों को बहुत ज्यादा विकसित किया जा रहा है, सभी सुविधाएं हैं। तो उसी की देखा देखी में मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना प्रस्तावित की गई है, सीएम राइज योजना, जिसके अंदर जितने भी स्कूल होंगे उन्हें सुविधा युक्त, सर्व सुविधा युक्त बनाने का प्रस्ताव किया गया है। और अभी फिलहाल 1,500 करोड़ रुपए 320 स्कूलों के लिए प्रस्तावित किए गए। इसके अलावा एक अन्य योजना चलाई गई है, स्टार्स योजना, स्ट्रेंथिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस। इसके लिए 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके अंदर जो भी टीचर्स हैं उनकी लर्निंग को, उनके मेथड्स को स्ट्रेंथ करने के लिए योजना लाई गई है, स्ट्रेंथिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस, स्टार्स योजना। इसके लिए 26 करोड़ रुपए बजट में प्रावधानित है। अब आप कहेंगे कि सर इतना सारा कैसे, ये रटना पड़ेगा। 2019 का पेपर देखिएगा, 2019 के पेपर में सवाल आया था कि 2019-20 के बजट में अमृत योजना के लिए कितने करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो याद रखना है बहुत सारे प्रस्तावित किए गए हैं। मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड की है जहां पर बहुत सारा डाटा है, मैंने उसमें से छांट के कुछ चीजें निकाली हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की एक योजना चलाई गई है, किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंदर केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष देती है। किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें प्रति वर्ष किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है। इसी की देखा देखी में मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जिसके अंदर मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को प्रति वर्ष 4,000 रुपए देगी। मतलब कुल मिलाकर 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। 6,000 रुपए केंद्र सरकार देगी किसान सम्मान निधि योजना के तहत,
और 4,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार देने वाली है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत। और इस योजना के लिए मध्य प्रदेश के बजट में 21-22 के बजट में 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान तय किया गया है। क्योंकि अभी दो चीजें सबसे अहम चल रही हैं, एक किसान और एक हेल्थ, तो इसलिए किसानों के संबंध में और हेल्थ के संबंध में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। इसके साथ साथ एक नई योजना चलाई गई है इसी बजट में, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना। पहले नहीं थी, अभी चलाई गई है मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना। इस योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अंदर जो किसानों की फसलें हैं, वो फसलें अलग अलग जो मध्य प्रदेश की संस्थाएं हैं वो कैसे लेंगी उनसे, किसानों से, उसका जो सिस्टम है उसके लिए योजना चलाई गई है। और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के 2021-22 के बजट में प्रस्तावित है। एक अन्य योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसके अंदर जितनी भी मध्य प्रदेश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, अगर मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार खोलना चाहता है तो उसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पैसा मिल सकता है ब्याज के रूप में, अनुदान के रूप में। 112 करोड़ रुपए तक इस योजना पर खर्च किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो बजट है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि सरकार सबको रोजगार दे, ये संभव नहीं है, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश के निवासियों को धन उपलब्ध करवा सकती है ताकि वो अपना बिजनेस खुद कर सके, स्वरोजगार सृजित कर सके। इसलिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत इस बार 112 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। एक योजना है अटल गृह ज्योति योजना। देखो, योजनाओं कब शुरू की गई ये उतना अहम नहीं है, बजट के अंदर ये अहम होता है कि कितना पैसा इस योजना के लिए दिया गया है। तो अटल गृह ज्योति योजना, इसका संबंध घर में जो बिजली की आपूर्ति की जाती है उस पर जो सब्सिडी दी जाती है उसके लिए योजना है अटल गृह ज्योति योजना। इसके लिए 2581 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित है। इसी से जुड़ी एक योजना है अटल कृषि ज्योति योजना। किसानों को जो विद्युत आपूर्ति होती है उसमें जो सब्सिडी दी जाती है उसके लिए अलग योजना है, वो है अटल कृषि ज्योति योजना। इसके लिए 4600 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए गए। ये वाली जरूर याद रखिएगा। तीसरी वाली मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन योजना। बेशक मैंने 8-10 योजनाओं के पैसे आपको बताए हैं, लेकिन ये वाला याद रखिएगा क्योंकि पिछली बार 2019 में एक सबमिट भी हुई थी मध्य प्रदेश में, मैग्निफिसेंट एमपी इंदौर में हुआ था, और उसी के अनुसार एक योजना बनाई गई है। और इस योजना के लिए 1237 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित है, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन योजना। अर्थात मध्य प्रदेश में कैसे हम निवेश को आकर्षित कर सकें, इसके लिए जो योजना बनाई जाएगी उसके लिए 1237 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित है। ये उतनी अहम नहीं है, इसलिए 2019 में सवाल आया था इसलिए लिख दिया। अमृत योजना, जिसके अंदर नवीनीकरण किया जाता है, 1000 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत, ये भी पुराना हो गया, जरूरी नहीं है, 400 करोड़ रुपए। इसके अलावा मध्य प्रदेश अर्बन सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय है, नगरों में जो सुविधाएं मिलती हैं उनमें कैसे बढ़ोतरी हो सके, उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मध्य प्रदेश अर्बन सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को जो संचालित किया जा रहा है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से संचालित किया जा रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश अर्बन सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम किसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उसने 439 करोड़ रुपए दिए थे जो कि बजट के अंदर प्रस्तावित किए गए। ऐसा ही एक प्रोग्राम है मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको संचालित करने वाला संस्था है वर्ल्ड बैंक, और उसने पैसा दिया है 361 करोड़ रुपए। ये दो प्रोग्राम याद रखने हैं, अर्बन सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से संचालित है,
और अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये विश्व बैंक की ओर से संचालित है। और इसके लिए पैसा याद रखिए ना रखिए, लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कौन सा एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से संचालित हो रहा है, और कौन सा वर्ल्ड बैंक से संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, मध्य बजट के अंदर हर क्षेत्र के लिए बहुत सारा पैसा दिया जाता है, लेकिन दो याद रखना है, हेल्थ का, स्वास्थ्य क्षेत्र का, जो कि 15,622 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, और एग्रीकल्चर में निर्धारित किया गया है 35,353 करोड़। शिक्षा का याद नहीं रखना है, केवल एग्रीकल्चर और हेल्थ का याद रखिएगा। हेल्थ के अंदर जो पैसा निर्धारित किया गया है 15,622 करोड़, और एग्रीकल्चर में निर्धारित किया गया है 35,35,3 यानी 35,353 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। इसके अलावा अब तो 15वां वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो गई हैं, लेकिन इससे पहले जो 14वां वित्त आयोग था, वित्त आयोग क्या काम करता है? वित्त आयोग का पहला काम होता है कि जितना भी कर इकट्ठा हुआ है उसमें से केंद्र सरकार कितना रखेगा और राज्य सरकारें कितना रखेंगे, इस बात की सिफारिश करना होता है। 14वें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश को टोटल कर में से 7.548 यानी 7% हिस्सा देने की सिफारिश की थी, क्योंकि मान लीजिए कि 100 रुपए केंद्र सरकार ने इकट्ठा किया, तो पूरा का 100 रुपए राज्यों को नहीं दिया जाता। 100% में से कुछ हिस्सा केंद्र सरकार रखती है और कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को दिया जाता है। अलग अलग राज्य सरकारों को अलग अलग दिया जाता है। 14वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी 7.5% हिस्सा मध्य प्रदेश को देने की, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने यह हिस्सा बढ़ाकर कर दिया है 7.85। तो याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों में से कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की है? 7.85%। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। सामान्यतः आपने राज्य वित्त आयोग में पढ़ा था कि राज्य वित्त आयोग का काम होता है कि राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार को ये सिफारिश करे कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को कितना अनुदान देना है। लेकिन 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 280 में भी एक नया प्रावधान जोड़ा गया था, जिससे जो केंद्र का वित्त आयोग होता है वो भी राज्य की ग्रामीण संस्थाओं, नगर पालिकाओं को कुछ अनुदान देता है। तो 15वें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश की लोकल गवर्नमेंट को कितना अनुदान देने की सिफारिश की है? तो वो है 4,394 करोड़ रुपए। ये याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश की स्थानीय संस्थाओं को कितना अनुदान देने की सिफारिश की? तो 4,394 करोड़, जिसमें से 2,944 करोड़ पंचायतों को दिया जा रहा है, 998 करोड़ नगर पालिकाओं को, और 452 करोड़ जितने भी महानगर हैं उनके विकास के लिए। कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश की स्थानीय संस्थाओं को कितना अनुदान देने की सिफारिश की है? तो 4,394 करोड़। ये याद रखिएगा। इसके अलावा क्योंकि 2020-21 का बजट पूछा नहीं गया है, अभी 2021-22 का बजट पढ़ रहे हैं। 2020-21 में मध्य प्रदेश का रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा रहा 21,376 रुपए, 376 करोड़ रुपए, जो कि मध्य प्रदेश के जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का था -2.25%। राजस्व घाटा क्या होता है? जितनी भी राजस्व प्राप्तियां हुई और जितना भी राजस्व खर्चा हुआ, व्यय हुआ, उसमें से अगर इनकम ज्यादा हुई, खर्चा कम हुआ, तो राजस्व घाटा नहीं होता, वो डेफिसिट नहीं होता, वो प्रॉफिट होता है, एडिशन होता है। लेकिन जब आपकी प्राप्तियां कम रही, आपका खर्चा ज्यादा रहा, तो राजस्व घाटा हो जाता है। तो मध्य प्रदेश का 2020-21, 21-22 की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूं, उसका रेवेन्यू डेफिसिट रहा 21,376 करोड़ रुपए, जो कि मध्य प्रदेश राज्य सकल घरेलू उत्पाद का था -2.25%। और वहीं फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, वो रहा 52,266 करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का, मध्य प्रदेश की जीडीपी का रहा 5.51%।
लेकिन अगर हम 2021-22 की बात करें तो यह घाटा थोड़ा सा अलग तरीके का रहा। मध्य प्रदेश का 2021-22 का अनुमानित है, जो 2020-21 का है यह लगभग आ गया है, और 2021-22 का अनुमानित है, अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि बजट क्या है, अनुमान, आय और व्यय का अनुमान। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि 2021-22 में मध्य प्रदेश का राजस्व घाटा रहेगा 8,294 करोड़ रुपए रहेगा, जो कि जीडीपी का होगा 0.73%। और राजकोषीय घाटा अनुमानित रहने की बात है 50,938 करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का रहेगा मध्य प्रदेश की 4.50%। एक अधिनियम आया था एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम एक्ट, उसने ये सीमा तय की थी कि प्रत्येक राज्य का घाटा, राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन 2020-21 में कितना रहा, 5.51% रहा, और 2021-22 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 4.50% रहने का अनुमान लगाया गया। तो ये डायग्राम बजट में ही दिया गया है कि 2020-21 में रेवेन्यू डेफिसिट रहा -2.25%, और 2021-22 में अनुमान लगाया गया है 0.73%। अगर हम राजकोषीय घाटे की बात करें, फिजिकल डेफिसिट की बात करें, तो 2020-21 में रहा 5.51%, और 2021-22 में अनुमान लगाया गया है 4.50% का। उसके बाद आगे का भी दिया है, 22-23 में 4% रहेगा, 23-24 में 3.50%, और 2024-25 में 3%। तो ये वाला सवाल जो कि येलो मार्कर में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बजट में इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। अभी आपका कोई डाउट हो तो बताओ।